हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? ऑल वेल, डूइंग वेल, राइट? सो स्टार्ट करें आज का सेशन। सेशन नंबर 7 बिजनेस एनवायरनमेंट कर रहे थे। शुरुआत में ही दो बातें तुम्हें बता देता हूं दोस्तों। आज अपन कोई एमसीक्यू नहीं करने वाले। अगले 2 सेशन तक अपन केबीसीए नहीं करेंगे क्योंकि अपने को बहुत सारे कॉन्सेप्ट करने, राइट? कल का सेशन लास्ट डे बिफोर यस्टरडे थोड़ा डिस्टर्ब था और हर रोज लाइव करने में 5-10 मिनट्स लगते हैं। वो गेस्टेशन पीरियड तुम्हें देखना पड़ता है। ओके, गुड इवनिंग रेशमा, भाभी, निशा, शुभम। ओके, आई थिंक एवरीबडी इज लाइव। ओके, शुड वी गो नाउ? चलो, फ्लाइट इज रेडी टू टेक ऑफ। लैंडिंग का पता नहीं, अभी स्टार्ट करते। सो लास्ट क्लास में अपन ने कहां तक किया था? लास्ट क्लास में दोस्त अभी बात कर रहे थे अपन बिजनेस एनवायरनमेंट की। पिछले 2 सेशन अपन ने बिजनेस एनवायरनमेंट लगाया था और 2 सेशन नहीं, 1 सेशन के इक्विवेलेंट 2 आवर्स अपन ने बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर लगाया है। And this is really very important topic for your BCK and as far as your next level of intermediate is concerned, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप सारी स्ट्रैटेजी बनाते हो। तो इस चैप्टर को बहुत प्यार से आपको देखना है, समझना है, करना है, याद भी रखनी है, अंडरस्टैंडिंग भी रखनी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से अपने को आते हैं, राइट? चलो एक एक करके मैं एक बार क्विक रिकैप कराऊंगा एंड देन विल स्टार्ट विद द न्यू बिजनेस एनवायरमेंट्स, राइट? टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट अपन ने लास्ट क्लास में किया था, बिजनेस वगैरह सब किया था, बिजनेस इन्वायरमेंट समझा था, सराउंडिंग, फर्म की इन्वायरमेंट, बिजनेस की इन्वायरमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल समझा था, फर्म की, बिजनेस की इन्वायरमेंट प्लस इंडस्ट्री की इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग भी मैंने तुम लोगों को दी थी एंड आई होप दैट इज क्लियर टू यू, राइट? ओके, इसके बाद अपन ने इंटरनल में वैल्यू सिस्टम, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, मतलब टैंजिबल इंटैंजिबल रिसोर्सेस, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसीज, फिजिकल रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, एनीथिंग दैट इज इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट था। बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें तो उसके बाद एक्सटर्नल में अपना इमीडिएट इन्वायरमेंट, टास्क इन्वायरमेंट, माइक्रो था जिसमें अपने पास सप्लायर ऑफ इनपुट था, कस्टमर था, मार्केट थी। उसके बाद इंटरमीडिएरी, कॉम्पिटिटर एंड पॉलिटिक्स थी एंड एट द सेम टाइम अपने पास मैक्रो इन्वायरमेंट था जिसमें सारे पेस्टल फैक्टर आते। अपन ने माइक्रो एंड इंटरनल इन्वायरमेंट को अच्छे से समझा था। आज मैक्रो की बारी है, बट एक बार क्विक व्यू लेंगे कि क्या देखा था। इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल को डील करना रिलेटिवली इजी है, माइक्रो को थोड़ा मुश्किल है और मैक्रो को थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल है, राइट? दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट बिजनेस इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, ओनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज अपन ने किया था। देन कस्टमर में मैंने केलॉग का एग्जांपल दिया था और बहुत सारे सेगमेंटेशन, नैनो से लेकर के तमाम एग्जांपल के साथ डील किया था कि हु आर द कस्टमर और कंज्यूमर, व्हाट फीचर्स एंड बेनिफिट दे आर लुकिंग फॉर, व्हाट आर देयर इनकम लेवल, व्हाट आर देयर एक्सपेंडिचर लेवल, what are their saving patterns and what type of taste and preferences they have and what are their buying pattern। ये सारी चीजें हमें समझनी होती है। उसके बाद ही एक कंपनी कस्टमर को लेकर के अपनी स्ट्रैटेजी बना सकती है। ये हमारे एनालिसिस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेन हिस्सा है। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट एंड एज अ स्ट्रैटेजिस्ट एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, राइट? ओके, फिर कॉम्पिटिटर की बात करी मैंने, कहा वो ऑर्गेनाइजेशन जो सिमिलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए एक दूसरे के साथ रिसोर्सेस एंड मार्केट दोनों के लिए कंपीट करता है। मतलब ये रॉ मटेरियल के लिए भी कंपीट करता है, तमाम तरह के सप्लाईज के लिए भी कंपीट करता है, रिसोर्सेज के लिए भी कंपीट करता है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी कंपीट करता है, टेक्नोलॉजी एज ए रिसोर्स के लिए भी कंपीट करता है। जितने भी टैंजिबल इंटैंजिबल रिसोर्सेस एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल स्ट्रेंथ क्रिएट करते हैं, उन सारे चीजों को लेकर के कॉम्पिटिटर फाइट करता है। जिसके पास ये बेहतर होंगे वो कंपनी नंबर 1 कंपनी होगी। एंड मार्केट में जाते हैं तो प्राइस को लेकर के लड़ते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के फीचर को लेकर लड़ते हैं, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, टेक्नोलॉजी को लेकर के फाइट करते हैं। तो मार्केट के लिए भी अपन कंपीट करते हैं, मार्केट शेयर एंड मार्केट पोजीशन के लिए अपन कंपीट करते हैं। होंडा टोयोटा के साथ, टोयोटा निसान के साथ, निसान बीएमडब्ल्यू के साथ, पोर्श बीएमडब्ल्यू के साथ, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू के साथ, इसी चीज को लेकर के मार्केट में कंपीट करती है, वो कॉम्पिटिटर कहलाती है, राइट? एसीसी सीमेंट वाला एग्जांपल ड्रॉ किया था और समझाया था एंड आई थिंक दैट वाज क्लियर टू यू, राइट? ओके, देन as far as monitoring and analyzing the competitor is concerned, we want to know few to get the answer of few questions। कौन कौन से वो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इससे बड़ी लिस्टिंग होगी मेरी। कॉम्पिटिटर कितने हैं, हाउ मेनी आर दे, कितने हैं वो, कौन है और कितने हैं। दूसरी बात कि वो कॉम्पिटिटर के क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर है, क्या प्राइस स्ट्रक्चर है, किस टाइप के रिसोर्सेस है, किस टाइप के उसके पास
सप्लाईज है, किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, किस टाइप का टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का पावर है उसके पास, किस टाइप की उसकी फ्यूचरिस्टिक स्ट्रैटेजी है, राइट। एंड कौन कौन से कॉम्पिटिटर मार्केट में है जो अग्रेसिव है, कौन से हैं जो पावरफुल है, और उसकी प्रेजेंट एंड फ्यूचरिस्टिक स्ट्रैटेजी क्या है। ये सब चीजें हम अपने कॉम्पिटिटर के बारे में स्टडी करते हैं, इसे कॉम्पिटिशन एनालिसिस भी बोलते हैं, राइट। मान लो एक कंपनी है मैगी का सेल्स 45% नीचे गिर जाता है, तो वो टारगेट, वो जो सेल्स का डिक्रीज है वो किसको जाएगा। मान लो एक कंपनी है मैगी नूडल्स बेचती है, राइट, और नूडल्स का सेल मार्केट में 45% डाउन हो जाता है, वो उसके हाथ से मार्केट शेयर चला जाता है। वो मार्केट शेयर किसके पास जाएगा, ऑफ कोर्स उसके कॉम्पिटिटर के पास जाएगा। वो कौन से कॉम्पिटिटर है, ईपी है, फूडल्स है, पतंजलि है, आटा नूडल्स है, नॉर के फूडल्स है, सॉरी नॉर है, हॉर्लिक्स के फूडल्स है, सॉरी। तो ऐसे ब्रांड्स हैं मार्केट में जिनके पास की ये प्रोडक्ट का मार्केट शेयर जा सकता है, राइट। तो इसीलिए अपने को कॉम्पिटिटर को समझना होगा, देन वी आर एबल टू प्रिपेयर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बीइंग known by us, right। मार्केट के बारे में क्या बात करेंगे, मार्केट में कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का ग्रोथ रेट क्या है, प्राइस सेंसिटिविटी कितनी है, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस टाइप के अवेलेबल है, मार्केट मैच्योर है या मार्केट इनिशियल लेवल पे है, मार्केट में रिटर्न कैसा है, मार्केट में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेकर के डिमांड कैसी है, किस सेगमेंट, क्या क्या सेगमेंट है इस मार्केट में। सपोज मैं बात करूंगा ऑटोमोबाइल मार्केट की, तो वहां हम बात करेंगे माइक्रो है, मिनी है, सेडान है, लग्जरी है, स्पोर्ट्स है, 5 कैटेगरी की कारें बिकती है। ऐसे ही मैं बाइक की बात करूंगा तो उसमें डिफरेंट कैटेगरी है, सेंसर वाले हैं, विदाउट सेंसर है, सॉकर वाले हैं, एक्सट्रीम हाईटेक सॉकर वाले हैं, 2T 3T इंजन हैं, राइट, फ्यूल की कैपेसिटी है। इसके बेसिस पे मार्केट डिफाइन होती है हर प्रोडक्ट की। तो हमने ये भी जानना है कि ये मार्केट किस नेचर का है, राइट। इसके बाद सप्लायर से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट बातें हमने स्टडी करी थी। सप्लायर कौन है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उसके प्रोडक्ट एंड प्राइसेस क्या है, और साथ ही साथ इसके बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं कि अपने को प्रोडक्ट को आउटसोर्स करना है या इन हाउस बनाना है। और पूरा इसका एग्जांपल आपको एक जीन्स कंपनी के रेफरेंस से मैंने दिया था। आई होप दैट वाज क्लियर टू यू। इंटरमीडियरी जो मीडिएटर है और उसके लिए वो अपने कमीशन या ब्रोकरेज लेता है, इंटरमीडियरी है। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल तो पूछो। इतना सब कुछ हमने एनवायरनमेंट के बारे में अब तक पढ़ा था। अगर नहीं है तो आई विल मूव अहेड। एनीवन प्लीज, क्योंकि इसके बाद मैं शुरू करने वाला हूं मैक्रो एनवायरनमेंट। और जब मैं मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करूंगा तो मैक्रो में वी आर गोइंग टू डील विद सेवरल फैक्टर्स लाइक डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, राइट। इतने सारे एनवायरनमेंट के साथ मैं डील करने वाला हूं और इसमें एक एक एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से यहां टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगले 2 सेशन तक मैं कोई भी और चीज नहीं पढ़ाने वाला, कोई एमसीक्यू वगैरह नहीं करने वाला, सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स को डील करेंगे ऊपर से नीचे, तो सारी बातें होंगी और इसी में हमने ध्यान से सुनना है। एक एक करके चलो मैं स्टार्ट करता हूं। अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है कि डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट किसे कहते, तुमसे मैं सुनना चाहता हूं। बोलो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट किसे कहते। तुमने बीएसटी में पढ़ रखा है, 12th क्लास में क्या पढ़ रखा है, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। इस सब्जेक्ट में बात जितना ज्यादा करोगे बात उतनी बनेगी, और बात को समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, हवा में बातें नहीं करनी यहां पे। प्लीज टेल मी। बहुत सारे वीडियोस भी दिखाऊंगा, तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअली सर किसकी बात कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। सुनो, मैं बात कर रहा हूं, एक एक करके सारे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सारे लाइव हैं तो प्लीज रिप्लाई करो कि यहां तक तुम लोगों को सब क्लियर है। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, क्या मेरे को कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। तुमने 12th क्लास में पढ़ा है, बीएसटी में पढ़ा है, मैं कोट भी कर देता हूं, कम से कम वहां पे हाँ पढ़ा है, अच्छी बात है। निशा, भाभी, प्लीज टेल मी, बीएसटी में पढ़ा है, कम से कम डेफिनेशन बताओ, फिर मैं आगे बहुत सारी बातें करने वाला हूं इसके बारे में। तुम्हें थोड़ा एक लेवल एडवांस पढ़ना है इधर। श्वेता, छवि, थैंक यू। यस बेटे, बताओ, फटाफट बताओ। अच्छा हुआ तुम लोग के आवाज आने शुरू हुए। प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। थोड़ा बात करो इस पेपर में, नहीं तो नींद आएगी।
और मेरी कोशिश है कि नींद ना आए, मैं आने नहीं देता। श्रुता, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट? देखना, कुछ कुछ बोलता हूं, बताना इंडिया का पॉपुलेशन कितना है। पहली बात की इंडिया की, और इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? यू विल टेल मी सर 138 करोड़। बाप रे बाप, इतना सारा लोग कहां से? तो इतना सारा पॉपुलेशन कैसे हो गया? पता नहीं कैसे हो गया सर, हो गया बस। आजादी के टाइम में 33 करोड़ थे, अभी पता नहीं 138 करोड़ कहां से आ गए। इसका मतलब अपने को पता करना पड़ेगा बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, माइग्रेशन क्या है, इमिग्रेशन कितना है। इमिग्रेशन तो कम ही है, अपने यहां डेटा ही नहीं है इंडिया में। माइग्रेशन क्या है, इमिग्रेशन क्या है। मतलब मैं बात कर रहा हूं पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन की, किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन की, किसी भी जमीन के किसी भी टुकड़े की पॉपुलेशन की बात करूंगा तो उसके डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट की बात करूंगा। चाहे पूरी दुनिया की बात करूंगा तो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट की बात करूंगा। मैं बात करूंगा एज ग्रुप्स की। आप बोलोगे सर बताओ इंडिया में 30 इयर्स से 60 इयर्स के बीच का पॉपुलेशन कितना है? मैं बोलूंगा 65%। आप बोलोगे सर इससे नीचे कितना है? मैं बोलूंगा 25%। आप बोलोगे सर इसके ऊपर का कितना है? मैं बोलूंगा 10 से 15%, एवरेज दे रहा हूं। आप बोलोगे सर बताना मेल फीमेल रेशियो क्या है? मेल फीमेल रेशियो क्या है? क्यों चाहिए तुमको मेल फीमेल रेशियो? पता चलेगा कितने मर्द, कितने लड़के कुंवारे रह जाएंगे, राइट? 923/1000। अब यही रेशियो में महाराष्ट्र में पूछूंगा तो लगभग 940-45 होगा। यही गुजरात में पूछूंगा तो थोड़ा ठीक ठीक होगा। यही हरियाणा में पूछूंगा तो 780 पे आ जाएगा। नेशनल एवरेज 923/1000 का एवरेज बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यंग पॉपुलेशन, एज ओल्ड पॉपुलेशन में देखो पॉपुलेशन के टाइप्स की बात कर रहा हूं। अच्छा, तुम्हें दिमाग में यह भी आएगा, ध्यान से सुनना, ये ऐसे ही नहीं तो तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग डेफिनेशन रटते हो, डिस्कोर्स नहीं करते। तुम्हें जनरल बात, तुम्हें पहले लिस्टिंग पता होनी चाहिए, क्या बात कर रहे हैं अपन, किस लिए बात कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका, राइट? उसी से सारी डेफिनेशन निकलेगी। और अब तो सिलेबस ऐसा हो गया तुम्हें डेफिनेशन लिखनी ही नहीं, तुम्हें बस जाननी है, समझनी है। ध्यान से सुनो। फिर मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा इंडिया में कितने लोग वेजिटेरियन है? वेजिटेशन की बात कर रहा हूं तो वेजिटेरियन होंगे, नॉन वेज होंगे, कुछ ओमनीवोरस भी होंगे। ग्रेट। फिर मैं बात करूंगा रीजन की। तुम बोलोगे मैं तो मराठी हूं, मैं तो गुजराती हूं, अच्छा मैं तो मारवाड़ी, तो क्या करूं मैं, ठीक है। अच्छा मैं तो साउथ इंडियन हूं, तो देखो ये रीजन की बात कर रहे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और उसमें भी फिर डिफरेंट टाइप के लोग। अच्छा फिर मैं बात करूंगा रिलीजन की, कि तुमसे पूछूंगा बताओ कितने हिंदू, तुम बोलोगे 80.1% हिंदू। नहीं, फिर बोलो कितने मुस्लिम, तुम बोलोगे 16% इंडिया में मुस्लिम। फिर बोलो कितने ईसाई, तुम बोलोगे लगभग 3% ईसाई। कितने सिख, तुम बोलोगे 1%। कितने पारसी पॉइंट में, कितने यहूदी, तुम बोलोगे कुछ भी नहीं, बहुत थोड़े से। मतलब यू विल स्टार्ट, जैन कितने, 1%। मतलब एक एवरेज मैं बता रहा हूं, ठीक। ऐसे ही ना, ऐसे ही बांटेंगे ना अपन, इसको 2.3 बोल लेगा, 2.3 है, राइट। तो इस तरह से अपन रिलीजन वाइज पूरे पॉपुलेशन को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बांट रहे। बोलो सर ऐसा है कि ये बीसी के मतलब ऐसा है कि अपने को जाति धर्म बताने का संस्कार करने का है क्या इधर? मतलब जाति धर्म से कुछ लेना देना है क्या इसको? हाँ लेना देना है बेटा। देखो बेटा, जितना ये जो तुम स्क्रीन पे दिख रहे हो ना, ये इसी प्रोपोर्शन में बाजार सस्ता है। क्या सस्ता है? मार्केट। ऐसा ही मार्केट होगा। जैसा डेमोग्राफी होगा वैसे अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर से अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आते हैं, और मैक्रो फैक्टर से तो स्पेशली आते हैं, एंड माइक्रो से अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, एंड इंटरनल से स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब इससे बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखो बर्थ रेट, डेथ रेट जैसा होगा उसके हिसाब से पॉपुलेशन का लेना देना है। डेथ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट कम, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा कि घटेगा? तो सर घटेगा। बर्थ रेट ज्यादा है, 20 है,
ठीक है, पर थाउजेंड, और डेथ रेट मान लो 1 है तो पॉपुलेशन घटेगा कि बढ़ेगा? तो बढ़ेगा। एज ग्रुप कैसा है? यंग पॉपुलेशन है तो प्रोडक्टिव होगा, प्रोडक्टिव होगा। अमेरिका, चाइना, इंडिया, ये सब यंग कंट्रीज हैं क्योंकि यहां यंगर पॉपुलेशन, जवान लोगों की संख्या, पॉपुलेशन ओल्ड पॉपुलेशन से बहुत कम है, मतलब बहुत ज्यादा है, 60% है, 65% है इन कंट्रीज में एवरेज, 65, 63, 62 कुछ ऐसा। इंडिया का भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, राइट। ये सब ग्रोइंग कंट्रीज है, यह ह्यूमन रिसोर्स एकदम ताजा है, तगड़ा है, बहुत रिसोर्स अवेलेबल है। अच्छा, अब मैं बोलता हूं मेल फीमेल रेशियो बताना, तो तुम बोलोगे मेल फीमेल रेशियो से सोसाइटी का फिर पता चलता है कितनी शादियां होंगी तो फिर उसके हिसाब से बाजार सजेगा। वेजिटेशन, तो जहां वेजिटेरियन लोग रहते हैं वहां नॉन वेज की दुकान लगा के क्या फायदा, जहां नॉन वेजिटेरियन रहते हैं वहां उनको गाजर दिखाने का क्या फायदा? वो देखेंगे नहीं, गधे थोड़े ही है, ठीक है। कैरेट नहीं उनके किसी काम का है, ठीक है ना, वो रैबिट है, ठीक है। उनको तो चाहिए क्या? तगड़ा वाला भैंसा, ठीक है। रीजन, अलग अलग रीजन में अलग अलग फूड हैबिट्स होते हैं, अलग अलग फैशन सेंस होते हैं, अलग अलग क्लोथिंग्स होते हैं। तो वहां अब साउथ इंडिया में जाकर के तुम सरदार वाली पगड़ी बेचने की कोशिश करोगे तो कोई नहीं लेगा, लेकिन अगर तुम नॉर्थ इंडिया में आकर लुंगी बेचोगे थोड़ा बहुत ले लेंगे। नहीं, अपन लेते हैं, सारे मिक्स है सारा, ठीक है। तो अपन क्या है, अलग अलग रीजन में अलग अलग रिलीजियस लोगों के अलग अलग बिहेवियर। अभी जैसे ईद था तो ईद में ईद के हिसाब से बाजार सजी थी, दिवाली में दिवाली के हिसाब से सजेगी, राइट। ऐसे ही सिर्फ इतनी बात नहीं, इतनी बात नहीं, ये तो अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट की बात हुई। और सुनना, एनालिसिस सुनना मेरा, राइट। पॉपुलेशन में अलग अलग ग्रुप का इनकम लेवल क्या है? मैं बोलता हूं पॉपुलेशन का इनकम लेवल क्या है, सिर्फ सुनने का, कितनी बातें बोलूंगा मैं। इनकम लेवल क्या है? तो तुम बोलोगे इनकम का लेवल अलग अलग है। कुछ लोग 50,000 पर ईयर कमाते हैं, कुछ लोग 1 लाख कमाते हैं, कुछ लोग 5 से 10 लाख कमाते हैं पर ईयर। अलग अलग लोग होंगे, डेमोग्राफी के पॉपुलेशन का अलग अलग साइज ऑफ इनकम है, अलग अलग डिस्पोजेबल इनकम है, अलग अलग सेविंग पैटर्न है। इससे डिसाइड होगा कि इकोनॉमी में क्या अपॉर्चुनिटी एंड क्या थ्रेट पैदा होंगी। क्योंकि जो कंपनी को कार बेचनी है वो 5 से 10 लाख वाले के पास जाएगा, जिसको स्कूटी बाइक बेचनी है वो 1 से 3 लाख वाले के पास जाएगा, साइकिल बेचनी है वो 50,000 वाले के पास जाएगा। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग बिजनेसेस इस डेमोग्राफी को समझने के साथ साथ अलग अलग कस्टमर के पास जाएंगे, ठीक है। इनकम का लेवल ये भी डिपेंड करता है, पॉपुलेशन का इनकम कैसा है, राइट, ओके। अब ध्यान से सुनना, एक मैनेजर है सरदार जी, ठीक है। कौन है? रॉकेट सिंह। अब इसके अंदर 5 एग्जीक्यूटिव, ध्यान से सुनना, 5 रिपोर्टीज जो रिपोर्ट करते हैं इसको, 5 सरदार। तो बताओ, रिपोर्टिंग लेना आसान? सारे तुसी मुसी करेंगे, मतलब सारे पंजाबी बोलेंगे, सारे पंजाबी एक दूसरे को रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ये रॉकेट सिंह, रॉकेट अन्ना रॉकेट, मतलब ये साउथ इंडियन, सारे साउथ इंडियन, सारे मलयाली, एक मलयाली लीडर के सारे। तो वो मैनेज करना आसान होगा, मजा तो तब, लेकिन क्या होगा, डाइवर्सिटी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? डाइवर्सिटी नहीं होगी। डाइवर्सिटी नहीं होगी मतलब वर्कफोर्स, अलग अलग रीजन का आदमी आएगा, अलग अलग माइंडसेट के साथ आएगा, अलग अलग इनपुट देगा। टीम कौन सी अच्छी होगी? सेम खोपड़ी वाले या अलग अलग खोपड़ी वाले लोग? सेम पगड़ी वाले सारे आ गए, लुंगी वाले सारे आ गए, धोती वाले सारे आ गए, पजामे वाले सारे आ गए, एक सोच के लोग। तो क्या होगा, उसमें सोच में डाइवर्सिटी नहीं होगी, टीम में, टीम एक जैसी होगी, एक ही सोच की, एक ही माइंडसेट की, ठीक है। मतलब इसमें जितने लोग थे ना ग्रुप में, वो एक ही एथनिक मिक्स के थे, एथनिक ग्रुप। कंपनी कहती है कि जब हम कंपनी के अंदर टीम बनाएंगे किसी मैनेजर के अंदर, तो उसे हम एक एथनिक ग्रुप का नहीं रखेंगे, उसे हम मल्टीपल एथनिक ग्रुप, एथनिक ग्रुप मतलब ऐसा पॉपुलेशन का साइज, वो पॉपुलेशन जो अलग अलग कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम को मानता है, अलग अलग कल्चर से आता है। मतलब उसमें मराठी भी है, साउथ इंडियन भी है, गुजराती भी है, ठीक है, यूपी वाला भी है, बिहार वाला भी है, बंगाली दादा भी है, ठीक है, मलयाली भी है, सब है उसके अंदर। अलग अलग एथनिक ग्रुप, अलग अलग वेजिटेशन के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग रीजन के, ठीक है। लोग जब एक ग्रुप में शामिल होते हैं उसे अपन बोलते हैं एथनिक मिक्स। क्या बोलते हैं? एथनिक मिक्स। ये भी डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है। कितने सारे डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के मैंने फैक्टर्स गिना दिए। ऊपर से शुरू करो, पॉपुलेशन, साइज। अच्छा, पॉपुलेशन का शिफ्ट, क्या मतलब शिफ्ट इन पॉपुलेशन? सारी बातों को रजिस्टर करना, सुनना, दिमाग में सेट करना।
एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूं, फिर इसका एक मैनेजमेंट केस लेके आता हूं। शिफ्ट इन पॉपुलेशन, यहां बड़े ध्यान से सुनना, मैं मॉड्यूल पे आता हूं, सबको मार्क कराऊंगा, सबको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। शिफ्ट इन पॉपुलेशन मतलब, शिफ्ट इन पॉपुलेशन का मतलब है कि कहीं से कहीं जनता चली गई। अभी देखो पूरे इंडिया में माइग्रेशन हुआ, सब लोग महाराष्ट्र आए, गुजरात आए काम करने, अब सब गए। अब जो ये सब गए तो ये अब आएंगे कब? अब इसको लेकर डिबेट है पूरे कंट्री में, क्योंकि फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी, क्योंकि रोजगार जहां से पैदा होना था, रोजगार तो है पर रोजगार करने वाला कब तक लौटेगा, फैक्ट्री का प्रोडक्शन कैसे शुरू होगा, सूरत के वो सारे मिल कब से कैसे चलेंगे, जिनको मैन पावर की स्ट्रगल झेले, स्केल दोबारा से उतना कैसे आएगा। शिफ्ट इन पॉपुलेशन बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है, बताओ। अगर माइग्रेट हो जाता है, माइग्रेशन होता है तो ये अपॉर्चुनिटी है किसी बिजनेस के लिए, थ्रेट। हम सारे डेमोग्राफिक के फैक्टर्स को इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपने को पता चले कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है बिजनेस के लिए या थ्रेट, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। बोलो, माइग्रेशन होना, कहीं से वर्कफोर्स का, स्किल्ड मैन पावर का माइग्रेशन होना इस बिजनेस के लिए, XYZ लिमिटेड के लिए या JBL लिमिटेड के लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? कौन बताएगा, प्लीज टेल मी। एग्जाम्पल सुनो, जब तक तुम्हारे आंसर आ रहे, जब तक एक एग्जाम्पल सुनो। 2002 में अहमदाबाद, गुजरात में दंगे होते हैं, पूरे गुजरात में होते हैं। अपने को कोई लेना देना नहीं, ना किसी नेता से, ना किसी दंगे से, ठीक है। अपन तो एक सिंपल से लोग हैं। हम केस स्टडी, मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूं जो IIM अहमदाबाद ने करी थी उसके बाद, तो मैं एक केस स्टडी कोट कर रहा हूं। थ्रेट है, ग्रेट, या आशना ग्रेट, थैंक यू। थ्रेट है, बहुत अच्छे, थ्रेट है। क्या हुआ कि वो जो दंगे हुए तो बहुत सारे जो डायमंड मर्चेंट थे सूरत के और जहां भी गुजरात में जहां जहां डायमंड का काम होता था, इंडिया का सबसे बड़ा काम वहां होता है, सबसे ज्यादा मुंबई उसका सेंटर है, वहां से होता है, वहां बिकता है, वहां से डील होता है। तो क्या हुआ कि काशितकारी होती है ना, डायमंड के ऊपर नक्काशी होती है, काम होता है, कार्विंग होती है, उसके ऊपर स्टोन है, कार्विंग होती है। करने वाला जो बंदा था, जब दंगे हुए तो लड़ाई झगड़े हुए तो लोग भाग गए छोड़ छोड़ के स्टेट, बहुत सारे लोग। ऑब्वियसली कहीं भी लड़ाई झगड़े होंगे तो बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते, चले गए। वो सब किसी दूसरे तेलंगाना चले गए, आंध्रा चले गए, कुछ यूपी चले गए, अलग अलग स्टेट में जाकर के भाग गए वहां से, लड़ाई झगड़े के डर से जाके वहां पे स्टेबल हो गए। और वहां पे जाके सोचा कि क्या करूंगा, तो वो कोई दूसरे रोजगार करने लगे। अब वहां तो भाई गुजरात में था ना डायमंड का काम, अब उनको तेलंगाना में कहां से मिलेगा, आंध्रा में कहां से मिलेगा, यूपी में कहां से मिलेगा, वहां वो जाके दूसरे काम में, लकड़ी के काम में, खेती के काम में, कुछ और जगह वो काम करने लगे। अच्छी बात है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे 1 आध साल तक तो पता नहीं चला, क्योंकि तब तक तो सोसाइटी थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। जैसे ही बिजनेस फिर से दोबारा से सेटलमेंट के दौर पे आया तो जो वर्कफोर्स खोजने लगे तो वही वर्कर ही नहीं थे, जो स्किल्ड थे, जिनकी 3-3, 4-4 पुश्तें, पीढ़ियां, जनरेशंस यही काम कर रही थी, वो कहां है ही नहीं, छोड़ के चले गए। अब उस कंपनी को दिक्कत शुरू हुई। पता है 2007, 8, 6 में तुमने सुना होगा, या अखबारों के पुराने जब कतरन निकालोगे तुम्हें पता चलेगा कि डायमंड इंडस्ट्री जो गुजरात की थी, महाराष्ट्र में जो काम कर रहे थे, मुंबई बेस्ड जितनी भी कंपनियां थी, उनने बहुत स्ट्रगल किया इंटरनेशनल मार्केट में, बहुत डाउनफॉल आया उनमें। क्यों आया? क्योंकि उनका स्किल्ड वर्कर ही नहीं था, मैन पावर ही नहीं था, क्वालिटी पे असर पड़ गया। अच्छा, स्किल्ड नहीं होने की वजह से प्रोडक्शन पे असर पड़ गया, राइट। देखो शिफ्ट इन पॉपुलेशन इंडस्ट्री के लिए कैसे थ्रेट बन जाती है। फिर क्या किया, तुमने सुना होगा, एक बहुत बड़ा गुजराती बिजनेसमैन है, वो स्टेडियम में गाड़ियां सजाता है, नहीं गाड़ी वाड़ी सब सजाता है और घर वर बांटता है हर दिवाली से पहले अपने एम्प्लॉइज को। तो हम लोग उसको सोशल मीडिया पे सेलिब्रेट करते हैं कि ये गुजराती बिजनेसमैन कितना बांट रहा है, क्या दयालु आदमी, क्या दानवीर कर्ण है ये, कर्ण के बाद यही पैदा हो। सच्चाई क्या है उसके पीछे पता तुम्हें? वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो उसका माइग्रेटेड वर्कफोर्स है उसको वो लाके वापस से सेटल कर रहा है। उसको कहता है तुझे सस्ते लोन पे घर दूंगा, आजा, बस तुझे कंपनी को बहुत जरूरत है तेरी, तू मेरे पास रहे, तेरे को गाड़ी भी दूंगा, ये भी दूंगा, वो भी दूंगा। धीरे 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 वो अपने पूरे वर्कफोर्स को एक एरिया में सेटल कर रहा है, सो दैट कि उसके बिजनेस को आने वाले किसी भी समय में, किसी भी वजह से, किसी भी माइग्रेशन का सामना ना करना पड़े और उसके बिजनेस के लिए किसी भी टाइप का कोई थ्रेट ना पैदा हो। अपन इमोशनल हो जाते हैं सोशल मीडिया पोस्ट देख के, ठीक है। बिजनेसमैन अलग सोचता है, प्रोफेशनल बिल्कुल अलग सोचता है। जैसे आम आदमी सोचता है वैसे नहीं सोचता, वो कुछ अलग होता है। तुम सीए बनोगे, तुम कुछ डिफरेंट हो,
तुम्हारे सोच कुछ अलग होगी, जनरल नहीं होगी, जनरलाइज नहीं होगी, स्पेसिफिक होगी, राइट। देखो एक फैक्टर कितना बड़ा असर डालता है। एक एग्जांपल और सुनो, चाइना। चाइना का नाम सुनते ही आत्मनिर्भर, गुस्सा, कोरोना सब दिमाग में आ जाता है, भूल जाओ वो सब एक बार, ठीक है, वो सब भूल के बात करते हैं। चाइना पूरी दुनिया का प्रोडक्शन हब है, क्यों, कैसे? क्योंकि लोग कहते हैं वहां पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, बट मैं पूछता हूं क्यों है? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, वो अपने पॉपुलेशन का पॉजिटिव यूज करता है चाइना। 1.4 बिलियन की उसकी, मतलब सॉरी, हाँ 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, 140 करोड़ की उसकी पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन को बहुत डिलीजेंटली, स्मार्टली यूज करता है, लो कॉस्ट लेबर अवेलेबल है। चाइना से तुम मान लो एक बुक मुझे प्रिंट करानी है, मैं इंडिया में प्रिंट कराऊंगा और चाइना में प्रिंट करा के मंगाऊंगा भी इंडिया ना, तो उसकी लॉजिस्टिक्स जोड़ करके, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जोड़ के भी इंडिया से सस्ता पड़ता है। इसीलिए लोग चाइनीज माल का बहिष्कार सोशल मीडिया पे तो करते हैं, लेकिन दुकानों में और खरीदने में नहीं करते, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट लो है, तो उसका पर यूनिट बाइंग कॉस्ट भी कम है, प्राइस भी कम है। तो लोग तो, इंसान तो सेविंग चाहता है, कस्टमर वांट्स बेटर प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस। ये चीज को टक्कर देना पड़ेगा, तब जाके चाइना यहां से बाहर भागेगा। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ बातों से टक्कर दे देंगे, तो बातों से टक्कर नहीं दी जा सकती, क्योंकि आप बीसीके के स्टूडेंट हो, स्ट्रेटेजी समझते हो, आपको एनवायरमेंट समझ में आता है, आपको डेमोग्राफी समझ में आती है। तो चाइना में प्रोडक्शन का लॉजिक क्या है? डेमोग्राफिक फैक्टर को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना, अपने पॉपुलेशन को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना और उससे प्रोडक्टिव यूज लेना, प्रोडक्शन करवाना। और मास लेवल इकोनॉमी जब स्केल बड़ा है तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम है। तीसरा एग्जाम्पल मेरे संभालते रहना, इंडस्ट्री के लाइव एग्जाम्पल है, कहीं नहीं मिलेंगे। सुनो, तुमने सुना होगा कि इंडिया में बीपीओ और केपीओ है। सारी दुनिया के बीपीओ केपीओ इंडिया में चलते हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जितने कॉल सेंटर है काम करते हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, अहमदाबाद चले जाओ, उधर मुंबई में, ठीक है, धारावी वगैरह में उधर चले जाओ तुम, खंडाला तंडाला साइड, उधर नासिक वासिक, साथ में बड़े सारे कॉल सेंटर चलते हैं। बहुत सारी विदेशी कंपनियां अकाउंटिंग इंडिया में कराती हैं। कई लोग सिंगापुर, मलेशिया, कहां से काम लाके इंडिया में करते हैं। क्यों करते? क्योंकि इंडिया में वर्क फोर्स सस्ती है। जो काम अमेरिका में $5,000 में होगा, इंडिया में वो $500 में हो जाएगा, क्योंकि यहां लोग बेरोजगार हैं, लोगों की संख्या ज्यादा है, यहां करवा लो, राइट। तो ये क्या है? ये अगेन डेमोग्राफी का फैक्टर है। पॉपुलेशन एज अ फैक्टर, अपॉर्चुनिटी किसी के लिए होता है, किसी के लिए थ्रेट होती है। 3 बातें। फोर्थ एग्जांपल संभालना। तुम बोलोगे सर इतना वैरायटी ऑफ एग्जांपल क्यों दे रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन वैरायटी से पूछा जा सकता है। डेमोग्राफी के बड़े लंबे चौड़े एस्पेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन का सिर्फ एक एस्पेक्ट है कि इसमें एज की बात कर लेंगे, इनकम की बात कर लेंगे, एथनिक मिक्स की बात कर लेंगे, शिफ्ट इन पॉपुलेशन की बात कर लेंगे। आपको समझना भी होगा कि ये शिफ्ट इन पॉपुलेशन है क्या, इनकम लेवल से क्या फर्क पड़ता है, राइट, एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बने कि ये सिचुएशन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो तुम्हें मल्टीपल एग्जाम्पल दिमाग में सेट होने चाहिए। पॉइंट नंबर 4, देखो ये है अपना पप्पन, बंदे का नाम है, इसका पूरा नाम है पप्पन गुलिया। ये मेरा दोस्त है, ये एमएलए है, ठीक है, भूल जाओ ये एमएलए नहीं है, रियलिटी में एमएलए है, मेरा दोस्त है। मान लो पप्पन गुलिया एक ऐसी कंपनी में काम करता है नासिक में, ध्यान से सुनना रे सारे मुंबई वालों, नासिक में काम करता है। ये रहता भी नासिक में है, किधर? नासिक में किराए का घर लेके रहता है। अब ध्यान से सुनो, ओरिजिनली ये रहने वाला मुंबई का है, बोरीवली, कांदीवली, साकीनाका, सब सुना है मैंने। कहा पता है? कपिल शर्मा शो में, ठीक है। मैं 4 बार मुंबई गया हूं, 4 बार पढ़ाने गया हूं, 4-4, 5-5 दिन के सेशन रहे WIRC में, राइट, वही तुम्हारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट EIS, ठीक है, मैं WIRC का फैकल्टी हूँ। गया, सेशन लिया, पता ही नहीं चला सुबह से शाम कब हुआ। सेशन लिया, फ्लाइट से गया था, फ्लाइट से वापस आ गया। मुंबई में कुछ भी नहीं देखा मैंने। 4 या 5 बार गया हूँ, 5 सेशन लेके आया हूँ, 20 BKC लेके आया, उधर एक परेड में लेके आया, अलग अलग जगह पे लेके आया। मुंबई कुछ नहीं देखा मैंने, बस वो जाने का और उधर से फ्लाइट पकड़ के वापस आने का, दिल्ली, इधर चंडीगढ़, ठीक है, बस यही किया। नेक्स्ट टाइम देखता हूं कब किस्मत साथ देती है, मुंबई देखें, ठीक है। सुन,
तो मुंबई बोरीवली में रहता है, राइट। इधर ये 80,000 की नौकरी करता है, पर मंथ इसको 80,000 टका मिलता है, ठीक है, बराबर। अब सुनो क्या है, पप्पन गुलिया को ना प्यार हो जाता है वापस से मुंबई की लड़की से, शादी हो जाती है। तो फिर ये कहता है एक घर बसाऊंगा तेरे घर के सामने। तो ये एक कंपनी देखता है, यही मुंबई में एक कंपनी देखता है, JBL लिमिटेड। ये JBL लिमिटेड ही क्यों देखता है कोई? JBL लिमिटेड में ये नौकरी इसको 80,000 की मिल जाती है, 80,000। इसकी पहले वाली गर्लफ्रेंड और अब वाली वाइफ कहती है ये नौकरी छोड़ दे, नासिक वाला, अब तू यहां सेटल हो जा। कहां? बोरीवली। और इधर तेरे को बाजू में थोड़ी दूर पे ही इधर नौकरी मिल गई JBL लिमिटेड में। बोला अच्छी बात है, घर सेटल हो जाएंगे इधर मुंबई में वापस, क्यों जाना नासिक रोज रोज। बताना मुंबई से नासिक की दूरी कितनी है और कितना टाइम लगता है? बताओ भाई मुंबई वालों, मुझे नहीं पता। मुंबई से नासिक जाने का टाइम कितना लगता है बस से, BMC की बस से? बोलना। ट्रेन से बोलो, मेट्रो, कोई भी ट्रेन। मुंबई से नासिक जाना है मेरे को, कितना टाइम लगेगा? बोल फटाफट, नया एग्जांपल है तुम्हारे लिए एकदम अपने टाइप का। ये था ABL लिमिटेड। ABL लिमिटेड में वो काम करता था कितने में? 80,000 में। इसी सैलरी में उसको काम घर के बाजू में मिल गया JBL लिमिटेड में 80,000 पे, ठीक है। यहां वो 8 घंटे 8 आवर्स 400 किलोमीटर है, कितना टाइम लगता है? 5 घंटा। इतना टाइम लगता है क्या? अरे इतना टाइम कहां से लगेगा नासिक जाने में? और पुणे जाने में? पुणे 2 आवर्स, पुणे 4 आवर्स। पुणे जाने में कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स। चल 2 आवर्स मान लेता हूं, ठीक है। इधर पुणे लिख देता हूं भाई, प्रोग्राम कैंसिल, नासिक का प्रोग्राम कैंसिल। अपने को डिस्टेंस का आइडिया नहीं था, अपन ने चेंज कर लिया अपना एग्जांपल, ठीक है। वो तुम लोग देखते रहना, संभाल लेना, ठीक है। ABL लिमिटेड में काम करता था, 2 घंटे की दूरी पे था मुंबई से, बोरीवली से, ठीक है। कोई बात नहीं, 2 घंटे में मान लेता हूं, तुम इसी के साथ जिंदा रहना आप 2 घंटे के साथ, ठीक है। अभी वो JBL लिमिटेड में नई नौकरी मिल जाती है 80 किलो, ये 80,000 का उसको नौकरी 80,000 का मिल जाता है। अब वो जाता है अगले दिन रेजिग्नेशन डालता है, किधर? इधर। हाँ ठीक है, ठीक है आयुष, चलेगा श्रवण, एकदम डन, थैंक यू श्रवण, ठीक है। इधर जाके वो क्या करता है? रिजाइन कर देता है। कंपनी कहती है ABL लिमिटेड, तो कहां जा रहा है? तो बोला JBL लिमिटेड। क्यों? क्योंकि घर के पास जाना है, इतनी दूर आके नौकरी नहीं कर सकता, यहां आके रहना पड़ता है। मेरी शादी हो गई, बच्चे भी होंगे कल को, ठीक है, उनका भी देखभाल करना होगा, स्कूल भी छोड़ना होगा। अब देखो कंपनी कैसे प्रपोजल देती है, ध्यान से सुनना। ये डेमोग्राफी का फैक्टर है। वो कहता है नहीं यार, पप्पन बहुत ही इंटेलिजेंट IT का बंदा है, इसको कंपनी जाने नहीं देगी। तो कंपनी उसको बोलती है एक चीज बता, तू ना जाने का क्या लेगा? एक कंपनी ने मेरे से भी पूछा था कि तू ना जाने का क्या लेगा, ठीक है। इससे भी पूछती है कि तू ना जाने का क्या लेगा। ये कहता है देखो भाई, अब तो मुझे मुंबई रहना है, मैं आऊंगा तो 2 घंटे, जाऊंगा तो 2 घंटे, 4 घंटे तो मेरे को रोज ट्रेवलिंग में लगेगा। तो 4 घंटे ट्रेवलिंग में 8 घंटे की नौकरी, तो 12 घंटे के बाद मेरा बचेगा क्या? कुछ भी नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो मेरे को मुंबई शिफ्ट होना होगा। कंपनी कहती है मेरे पास सॉल्यूशन है। ये क्या था? ये प्रॉब्लम था। तुम्हें जो मैंने बताया ना प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम खड़े करने में तो अपन सबसे आगे है, सॉल्यूशन नहीं देते अपन। ये डेमोग्राफी का एक प्रॉब्लम है, शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन का। ये बंदा यहां से माइग्रेट करके इधर पहुंच जाएगा, शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन का एक लफड़ा है, प्रॉब्लम। कंपनी कहती है सॉल्यूशन है मेरे पास, तेरे को रोज ना मैं एक बस दूंगा, ये बस रोज तेरे घर पे आ जाएगी। देखना ध्यान से, ये बस रोज तेरे घर पे आ जाएगी। बस ठीक ठाक बनाया क्या? ठीक है, जैसा भी है, छतवत भी है इसमें। रोज आ जाएगी तेरे घर पे, कितने बजे? 8 AM। तू इस बस में रोज 8 AM बैठने का, तू 10 बजे आ जाएगा 10 AM। कहां? ऑफिस। ध्यान से सुनना, 2 घंटे तूने ट्रेवल किया, राइट? 2 घंटे तेरा वर्किंग टाइम होगा। अच्छा हो गया, 8 में से 2 माइनस, कितने बचे? 6। बोले तू 10 AM में आके इधर 4 घंटे 2 PM तक काम करने का, कितना हो गया? यहां से यहां तक 4 आवर्स। उसने बोला फिर इधर से बस तेरे को लेने आ जाएगी, फिर बस पे बैठने का, ठीक है, और बस पे बैठ के फिर घर पहुंचने का। ठीक 2 बजे निकलने का, 4 PM तू घर पहुंच जाएगा।
बताना 8 बजे सुबह से लेके 4 बजे शाम तक 8 घंटे हुए क्या? 8 घंटे हुए क्या? हो गए। 8 घंटे की ड्यूटी थी, 8 घंटे हो गए। अब तुम बोलोगे लेकिन सर कंपनी को नुकसान है कि उसने 4 घंटे ही ड्यूटी ली, ड्यूटी आवर्स 4 आवर्स ओनली। नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनियों ने क्या किया, आजकल एक इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुनना, नाम दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन हाईवे का कॉन्सेप्ट लेके आई कंपनियां। सुपर हाईवे नहीं, इंफॉर्मेशन हाईवे। कंपनी कहती है हमने ऐसी बस बनाई है, ध्यान से सुनो, मेरे को बहुत प्यार से सुनना, मैं कोई छोटी ऐसे बातें नहीं करता, टाइम पास नहीं है। मैंने ऐसी बस बनाई है कि जिस बस पे जैसे ही तुम बैठोगे तुम्हारी सीट के आगे तुम्हारा वर्क स्टेशन लगा होगा, वहां कंपनी का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होगा, अपना लैपटॉप उधर लगाने का, इसको ऐसे करने का और काम शुरू। तू जैसे ही 8 बजे बस में बैठा तू कंपनी के नेटवर्क से जुड़ गया, वहां इंटरनेट फैसिलिटी है, वीपीएन है, कंपनी के सर्वर से तेरा लैपटॉप जुड़ गया, तेरा काम शुरू। तो तू 2 घंटे सफर करेगा काम करता हुआ, यह समझ कि तू ऑफिस में ही है। आजकल कंपनियों ने ऐसा सिस्टम बनाया। अच्छा, तू 4 घंटे वहां से 2 घंटे चल के आया, 4 घंटे कंपनी में पंच मारा, बायोमेट्रिक लगाया, गया अपनी सीट पे काम किया, ठीक 6 घंटे हो गए, तू ठीक 2 बजे उठ के अपने को बस में बैठने का और बस में बैठ करके मुंबई अपने घर लौटने का। तेरा वर्किंग आवर 8 घंटा और तेरा इफेक्टिव वर्किंग आवर 8 घंटा। तेरे को 8 घंटा ही काम करना था, 80,000 टका दूंगा, तेरी टेंशन नहीं है। मेरा इंफॉर्मेशन हाईवे वाला जो बस है ना, वो संभाल लेगा। टेक्नोलॉजी का यूज किया, डेमोग्राफिक फैक्टर है, एम्प्लॉय नहीं लूज करना है, हमने क्या करना है, बचाना। इसलिए डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, जनता को, पॉपुलेशन को गिनने के लिए नहीं पढ़ रहे जैसा 12वीं क्लास में पढ़ते थे। अब ध्यान से सुनो, ये भी एग्जांपल समझ में आया। कंपनियों ने ऐसा किया। आज इंडिया की इंफोसिस, टीसीएस, सारी बड़ी कंपनियां ऐसा काम करती है। अब ध्यान से सुनो एक लेटेस्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। कोविड हुआ, कोविड-19। पता टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने क्या कहा कि पूरी दुनिया के मैं अपने ऑफिस बंद कर दूंगा। ध्यान से सुनना, पूरी दुनिया के ऑफिस बंद कर दूंगा। क्या करूंगा, 2030 तक सारे स्टाफ को वर्क एट होम दे दिया। बोला घर से काम करो, तुम्हारा टारगेट फिक्स है, तुम कंपनी के वीपीएन से जुड़ जाओ और जो तुम्हारी जिम्मेदारी है घर से बैठ के करो। टीसीएस को नमक लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए, ना उसका बिल्डिंग लगना, ना उसकी इलेक्ट्रिसिटी लगनी, ना उसका पानी लगना, ना उसका स्टाफ, ना गेट कीपर, ना प्यून, ना चपरासी। ठीक है, घर वालों का पानी पियो, बीवी से खाना बनवा के खाओ, या अगर बीवी भी वर्किंग है तो दोनों बाजू बाजू बैठ के वर्क करो। राइट, सिंपल सी बात है। टीसीएस ने क्या किया, डेमोग्राफी का, पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम था, उसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में दिया, वर्क एट होम। वर्क एट होम। एक और कॉन्सेप्ट सुना होगा तुमने, फ्लेक्सी आवर्स, सुना है क्या? फ्लेक्सी आवर्स कंपनियों में कॉन्सेप्ट होता है। ये देखो नए नए कॉन्सेप्ट है, ये सब डेमोग्राफिक फैक्टर की वजह से पैदा हुए, सब पढ़ना है हमारे मॉड्यूल में। सुनो ध्यान से, फ्लेक्सी आवर्स क्या मतलब होता है, बता भाई, कौन बताएगा? भाभी बता, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सी आवर्स? श्वेता, छवि, सब बताओ। इतने लोगों का नाम दिया, आप बताओगे व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सी आवर्स? ये कॉन्सेप्ट होता है कॉर्पोरेट में। क्या होता है इसका मतलब, सुना है कहीं फ्लेक्सी आवर्स? वर्क एट होम तो सुना है, इंफॉर्मेशन हाईवे शायद नहीं सुना हो, सुपर हाईवे सुना होगा, वो इंटरनेट को बोलते हैं, वो नहीं, ये इंफॉर्मेशन हाईवे है। मतलब वर्कर 4 घंटे रोड पे और 4 घंटे ऑफिस में, ड्यूटी टाइम खत्म, और रोड पे भी काम करता रहा और घर पे भी काम करता रहा, मतलब बस के अंदर भी और ऑफिस में भी। ठीक है, अब मेरे को बताओ फ्लेक्सी आवर्स का क्या मतलब होता है? सुना है? अगर सुना है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा ना, वही जवाब आ जाएगा, मैं उससे आगे निकल लूंगा। यस और नो, यस और नो, फ्लेक्सी आवर्स, यस और नो बता दो। नो तो नो बता दो, चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। नो बता दो कि नहीं, नहीं सुना, नहीं आया जवाब। डेमोग्राफी में इतना माल है, इतना डिस्कशन है। यस है। 8 to 5 AM का काम, 8 to 5 का काम। हाँ आगे बोल श्रवण। नहीं, फ्लेक्सी आवर्स का मतलब होता है कि तुम अपने हिसाब से ऑफिस आओ और जाओ, जब मर्जी आओ सनम, जब मर्जी जाओ सनम, लेकिन 8 घंटे का तुम्हारा रूटीन वर्क टाइम है, तो 8 घंटे करने का। फ्लेक्सी आवर्स का ये मतलब होता है मॉर्निंग जल्दी आके जल्दी जाने का, दोपहर में आने का, जल्दी जाने का। देखो ना, ऐसा ज्यादातर जो लेडीज होती है
गर्ल्स होती है, उनको बहुत सारी मजबूरियां होती है। 2 बजे उनका बेटा आता है स्कूल से, घर में कोई नहीं है संभालने वाला। कंपनियों ने कहा कि ये जो वर्कर है, ये जो हमारी विमेन एम्प्लॉई है, ये जो मेरी मैनेजर है, ये बहुत प्रेसियस है कंपनी के लिए। कोई बात नहीं, आपके लिए मैडम फ्लेक्सी आवर्स है। आप चाहो तो आप सुबह 7 बजे आ जाओ और 7 बजे आके 3 बजे आप चले जाओ, या आप 9 बजे आ जाओ, फिर आप 1 बजे चले जाओ, फिर 3 बजे आ जाओ, और उसके हिसाब से आपको अल्टीमेटली 8 आवर्स पूरे करने। तो फ्लेक्सी आवर्स का सिस्टम है। पहले नहीं होता था ऐसा। पहले तो इतने में हाजिरी कट जाती थी, लोगों को नौकरी से निकाल देते थे। भैया जल्दी कैसे गया, तो जल्दी कैसे आ गया, तो लेट से क्यों गया, तो लेट से क्यों आ गया। नहीं, बहुत सारे सवाल होते थे। लेकिन धीरे धीरे कंपनियों ने डेमोग्राफी के डिफरेंट इश्यूज के तरीके से समझा और समझ करके अपने लेबर लॉज में तैयारियां करी, चेंजेस करे। दिस इज कॉल्ड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोग्राफी। इतना ही नहीं, एग्जाम्पल नंबर 6, और वो होगा वीडियो से। ध्यान से देखना, एक वीडियो दिखाता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है वीडियो। हाँ,